क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो देखो बेटा, बहुत आसानी से समझो, ये ग्राउंड लेवल बनाया हमने और यहां पर एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। और क्या हुआ, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक एक रोप बांध दी गई, ठीक है। इसे रेड मार्कर से करते हैं, ठीक है। ये है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप, कहां तक, ग्राउंड तक, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाई रोप विद द ग्राउंड। रोप और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, यही तो पोल है, इसकी हाइट को मैंने x माना है, h नहीं माना, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो इसलिए। तो देखो बेटा, आप क्या करना है, इस चैप्टर में आपको कुछ वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की याद रखनी है। जैसे साइन 30 हमने बताया था आपको हाफ होता है, याद रखना है आपको। साइन 60 √3/2, ये दो साइन की वैल्यूज से याद कर लेना, ये वाली अक्सर यूज होंगी, ठीक है। और दो टेन की वैल्यूज, वो मैं ही बताऊंगा आगे, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सिंपल बात, और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और आपको मालूम है ये बात, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कौन कनेक्ट करता है, साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं सिंपल, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा मतलब साइन 30, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, हमने x माना जो कि पता नहीं है, हाइट ऑफ द पोल, और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हाफ रख दो, x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी सिंपल 20 इधर भेज दो, तो 20/2 इक्वल x, और x कितना आ गया, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, 10 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्या इसमें, ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी क्या है एक बेटा, हमने ये ग्राउंड बनाया सबसे पहले, क्योंकि इसमें ग्राउंड और ट्री की बात हो रही है, और हमने पेड़ बना दिया। मान लो ये पेड़ है आपका, ठीक है, और पेड़ की ये ब्रांचेस वगैरह मैंने दिखाई थोड़ी सी समझने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, आंधी तूफान की वजह से ये पेड़ टूट गया, ठीक है। मान लो यहां से टूटा और टूट के कहां गिरा, ग्राउंड पे। तो मान लो ये जो है ब्रोकन पार्ट है, यानी ये पार्ट टूटा और ये ग्राउंड की तरफ गिर गया, ठीक है। और इस तरीके से ये टॉप ऑफ द ट्री है जो ग्राउंड पे टच हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ो क्या है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी ग्राउंड के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई, 30 डिग्री, ठीक है, सही है। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री ये है और टॉप टचेस द ग्राउंड ये है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। ये ग्राउंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब मुझे बताओ आप हाइट ऑफ ट्री में क्या कहोगे कि सर ये वाली हाइट जो स्टैंडिंग पार्ट है ट्री का और जो ब्रोकन पार्ट है वो ये है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सेम हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। अब बात ये है बेटा, ये टूट के गिर गया इधर, तो जाहिर सी बात है आप यही तो कहोगे कि भाई ये वाला जो पार्ट है, मान लो इसको x मान लो स्टैंडिंग पार्ट, और ये वाला पार्ट जो नहीं मालूम जो टूट के गिर गया इसे y मान लो, क्योंकि ये वही वाला पार्ट है ना सेम जो टूट के गिरा है, ठीक है। यानी अगर मैं ये निकाल दूं और ये निकाल दूं सिंपल x और y, तो हाइट निकालने के लिए सिंपल फंडा है, हाइट इक्वल x प्लस वाई, सिंपल, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये एक राइट ट्राइंगल है, सब भूल जाओ राइट ट्राइंगल। देखो मैंने इस पॉइंट को a बोला बेटा, इसको b और इसको c। इस राइट ट्राइंगल में देखो आपको एक एंगल मालूम है 30 डिग्री, और ये क्या है x और ये क्या है, तो ये एक तरीके से आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये आपका बेस कहलाएगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो बार बार मिटा दे रहा हूं मैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या लिखना है आपको यहाँ पर, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, tan थीटा मतलब tan 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू x मान रखी है हमने और बेस कितना है 8,
ठीक है। tan 30 की वैल्यू बताओ क्या बताई थी मैंने, 1/√3 ना, याद करना, tan 30 1/√3 x/8। 8 इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 1 जा 8, तो ये इस तरीके से ये आ गया 8/√3 इक्वल x। x आ गया। क्या ये एक्चुअल हाइट है? नहीं, हमें y और निकालना है पहले, ठीक है। तो अगेन देखो, एक हमने ये इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन y के लिए, वो क्या है बेटा, देखो ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दो, बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है y, ठीक है। cos 30 की वैल्यू मैंने कहा था sin 30 याद रखना, और sin 60 कितना होता है? √3/2। तो cos 30 भी क्या हो जाएगा? √3/2, ऐसे याद रखना, ठीक है। √3/2 8/y। तो y निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 इंटू √3y, सिंपल। ये आ गया बेटा कितना? √3 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल 16, और y आ गया 16/√3, y आ गया। अब हाइट निकालना है, सिंपल क्या कर दोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर क्या है? x प्लस वाई। तो मैं यहां पर हाइट निकालता हूं, और ये x है आपका कितना? 8/√3। इधर देखो ध्यान से बेटा, 16/√3 कितना हो गया? 16 और 8 24/√3। मैंने क्या कहा था? जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए, हाथ क्या हाथ रेशनलाइज मानना उसे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो 24√3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 8 24, कितना आ गया? 8√3, और किसमें? मीटर में। ये है हाइट ऑफ द टावर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, तो इसे सही से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन फॉर बिलो 5 ईयर स्टूडेंट, टॉप इज एट 1.5 मीटर हाइट एंड 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। देखो समझाता हूं क्या है। देखो आपने स्कूल में देखा होगा स्लाइड्स, जिस पे बच्चे चढ़ते हैं फिर स्लाइड करते हैं ना, तो उस पे क्या है, जो चढ़ते जो है ना, उस पे वो 1.5 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, यानी ये 1.5 मीटर की हाइट पे है, और जो स्लाइड है वो 30 डिग्री ग्राउंड से इंक्लाइंड है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 30 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए दूसरा स्लाइड है, ठीक है, वो 3 मीटर हाइट पर है और ग्राउंड से इसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, ठीक है। ये स्लाइड है बेटा, ठीक है, ये वो जीना है जो चढ़ के बच्चे ऊपर, ये टॉप है, ठीक है, और ये ग्राउंड का लेवल है, सही है। अब यहां पर देखो आप, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है ना, क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, यहां भी लेंथ ऑफ स्लाइड, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लाइड को हमने इस वाली को x मान लिया, बड़ी वाली स्लाइड को, और इसको हमने y मान लिया, ठीक है। हमें x और y निकालना है। अब आप ये देखो कि ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कौन कनेक्ट करता है? साइन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 30, परपेंडिकुलर कितना है? 1.5, और हाइट कितना है, मतलब ये कितना है हाइपोटेन्यूस, हमने y सपोज कर रखा है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी बताई थी? हाफ, इक्वल 1.5 अपॉन y। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y को 1 से करोगे y, और 1.5 को 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। इसके देखो आप यहां पर साइन 60 लगा देते हैं, क्योंकि एंगल कितना है? 60। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूस को हमने x मान रखा है, ठीक है। साइन 60 डिग्री की याद कराई थी मैंने, √3/2, 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा? √3x। तो ये हो जाएगा √3x इक्वल 3 2 जा 6, तो x कितना आ गया? 6/√3। जब भी आपका डिनोमिनेटर रूट में होगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो कितना आ गया? ये 6√3 ऊपर आएगा, और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3, तो 6√3/3, और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आंसर? 2√3 मीटर। ये आ गया 2√3 मीटर, रूट में ही छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसका कितना आ गया? 3 मीटर, ठीक है। √3 की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये 1.73 होता है ना,
तो इस तरीके से ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो सेंटेंस थोड़ा समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है। देखो इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि उसमें मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। तो देखो बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे एक टावर है। हमने टावर सपोज करो ये ड्रॉ कर लिया टावर, सही है। ये टॉप ऑफ टावर और ये फुट ऑफ टावर, क्लियर। क्या कहा गया? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ टावर का। और कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहीं पर पॉइंट है, कहां सपोज करें बताओ? उस पॉइंट को यहां सपोज करें, यहां करें, यहां करें, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट आप सपोज करेंगे वो 30 मीटर है फ्रॉम फुट ऑफ टावर। भाई फुट तो यही था टावर का, ठीक है। 30 मीटर है यहां से, ठीक है। अब यानी यहां से टॉप ऑफ टावर को देखा, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप इस पॉइंट से टॉप ऑफ टावर को देखेंगे तो आपको लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करनी है। बेटा ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करते थे वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पर यानी ग्राउंड ही है, सिंपल, ठीक है। पार्ट 1 में समझाया गया है। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है, ऊपर की तरफ, लाइन ऑफ साइट की तरफ। कहां से? हॉरिजॉन्टल लेवल से, रेफरेंस से, ठीक है। हाइट ऑफ टावर निकालना है ना, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पर आप सिंपल, आपको ये मालूम है और ये मालूम है। एक तरीके से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है बताओ? tan थीटा, सिंपल। तो देखो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेटा थीटा यहां पर 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 हो गया। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर यानी हमारे लिए h है यहां पर, और बेस है आपका 30। tan 30 की वैल्यू क्या याद कराई थी बोलो? 1/√3। आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी मान लो ये ग्राउंड लेवल है बेटा, ठीक है। तो पतंग कहां पर है? ग्राउंड लेवल से 60 मीटर पे है। यानी ये जो ग्राउंड लेवल है इससे 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब क्या कहा गया आगे? द स्ट्रिंग इज टेम्पररी टाइड टू अ ग्राउंड। यानी जो इसका मांझा है, जो डोर है, वो क्या हुआ? वैसे तो एक्चुअल में ऐसा होता है ये, है ना, और ये टेम्पररी यहां पर फंसा दी गई है ना। मान लो पतंग उड़ाते हैं तो सदने करने करके यहाँ फंसा देते हैं ना, फंसा के छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ फंसा दी गई है ऐसी। ये धागा है, इसकी स्ट्रिंग है। लेकिन स्ट्रिंग में कहा गया बेटा कोई भी स्लैक नहीं है, कोई लूजनेस नहीं है। तो स्ट्रिंग को मुझे ऐसे नहीं बनानी पड़ेगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। और कहा गया है स्ट्रिंग के साथ ग्राउंड, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यानी ये हमें ये निकालना है। जो भी चीज निकालनी है मैं उसे एक्स ही सपोज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो अगेन वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ट्राइंगल के अंदर एक चीज ये नोन है, एक चीज ये नोन है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ये इस एंगल के हिसाब से ये बेस कहलाएगा, मालूम है आपको, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, या हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन चाहिए, तो मेरे पास अगेन क्या है? साइन P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा साइन थीटा इक्वल P अपॉन H, ठीक है भाई। थीटा कितना दे रखा है? साफ साफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 60 दे रखा है आपको, और हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम, मैंने x मान रखा है, ठीक है। अब यहां पर आप कह सकते हैं, मैंने याद करवाया था आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 60 अपॉन x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू एक्स बराबर 120, ठीक है। तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया आपका 120 अपॉन √3। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में नंबर देखो रूट वाला, रैशनलाइज कर दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने रैशनलाइज नहीं किया, आप कर देना ऐसे √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया ये आ गया बेटा 120 इंटू √3, क्योंकि रूट वाला नंबर बाहर रहेगा। और √3 और √3 क्या होता है 3, 3 4 12, यानी कितना आ गया आंसर 40√3। अब रूट में ही आंसर छोड़ सकते हो आप। तो ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उतार लो इसे। नंबर 5 देखें, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखो बेटा, ये ग्राउंड है मान लो, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, चलो लिख लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर, सही है। ये बिल्डिंग में, ये ग्राउंड का लेवल है। अब वो जो लड़का है वो कहाँ खड़ा है, वो एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से कहीं दूर खड़ा है, मान लो कहीं, मान लेते हैं सपोज कर लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। तो हम अब यहाँ पर पॉइंट सपोज नहीं करेंगे, जब हाइट दे रखी होती है बेटा तो हम क्या मानते हैं उसको, एज अ ऑब्जेक्ट, या पर चलो सिंपल हमने ये मान लिया, ठीक है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। और उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री, मतलब इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। आप खुद सोचो कि भाई पहले 30 डिग्री था जहां वो खड़ा था, फिर जैसे जैसे वो बिल्डिंग के करीब गया तो क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। सोचने वाली बात है, मान लो आप टॉप को देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है, आप जैसे ही और करीब में जाओगे उसके बिल्डिंग के, तो आपको अपना सर और ज्यादा उठाना पड़ेगा ना, पास से देखोगे तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। जितना आप पास जाओगे उस चीज के उतना आपको ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो यहां पर बेटा जब ये खड़ा था तो चलो हमने ये एक लाइन बना दी जो इसकी हाइट को बताती है, ठीक है, 1.5 मीटर। अब हमने क्या कहा था बेटा, जहां पर आईज होंगी वहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं ना, तो यहीं पर तो इसकी आई होंगी, आंखें ही तो होंगी इसकी, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ ग्राउंड रेफरेंस लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहां से इसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया, तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, ठीक है। तो कौन सा एंगल हो गया बेटा, ये वाला एंगल हो गया, कितना है ये 30 डिग्री, सही है। अब क्या हुआ, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अब थोड़ा सा चल के ये बंदा आगे आया, मान लो वो चल के यहाँ आ गया, सपोज करो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आ गया, मतलब मैं इसे ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि यही सेम लड़का यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने दोबारा उसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, इसकी आईज अब कहां पर है, यहां पर, तो यहां से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन से लाइन ऑफ साइट की तरफ अब एंगल बढ़ के कितना आ गया 60 डिग्री। जितना आप पास जाओगे उतना आपको सर ऊपर उठाना पड़ेगा ना इस टॉप को देखने के लिए, तो जाहिर सी बात 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। चलो इसको और थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं, क्लियरिटी रहेगी। यहां 30 डिग्री था और फिर ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो भाई कितना चला ये बताओ, ये यहां से यहीं तक तो मूव किया है खाली, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर राइट ट्राइंगल देखो, जब भी आप क्वेश्चन करोगे सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल ही ध्यान दोगे, कितने राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं, बस राइट ट्राइंगल्स। तो यहां पर देखो, आप राइट ट्राइंगल को देखना है तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर को पकड़ लो, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर से एक छोटा वाला राइट ट्राइंगल बनना है 60 डिग्री वाला एंगल, और इसी परपेंडिकुलर से ऐसे गए और एक बड़ा वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है। दो राइट ट्राइंगल है, कहने को तो ये भी एक छोटा सा ट्राइंगल है ऐसे तिरछा वाला ये, लेकिन बेटा ये राइट ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम एक तो ये वाला लेंगे और एक कंप्लीट, ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं ए बी और सी। एक तो ये वाला राइट ट्राइंगल होगा और दूसरा क्या होगा, ए बी और चलो इसे मान लेते हैं डी, ठीक है। दो राइट ट्राइंगल है।
तो आप क्या करो, अगर आपको ये लेंथ निकालनी है x, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो इधर इस पूरी लेंथ में से अगर मैं ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो ये लेंथ बच जाएगी सिंपल। यानी b से लेके d तक निकालूं पहले मैं, फिर b से लेके c तक निकालूं, और BD लेंथ में से BC लेंथ को माइनस कर दिया जाए तो ये x निकल जाएगा सिंपल। ठीक है, तो x अगर मुझे निकालना है तो आप बताओ BD लेंथ में से BC लेंथ माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब देखो हम चलो ऐसी करते हैं, BD लेंथ निकालते हैं सबसे पहले। तो BD लेंथ भाई जाहिर सी बात है मुझे बड़ा वाला राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABD, ध्यान से देखना बहुत, इन ट्राइंगल ABD राइट एंगल कहां पर है बेटा, B पर है। आप चाहो लिख दो, मेंशन कर दो कि भाई हमने B 90 डिग्री दिख रहा है हमें, अदरवाइज नहीं भी मेंशन करो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा A से लेके B तक की लेंथ परपेंडिकुलर और B से लेके D तक की लेंथ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बार बार बताऊंगा नहीं मैं, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो 30 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए से लेके बी तक है ना, क्या ए से बी तक मालूम है आपको? देखो बेटा ये बिल्डिंग यहां से लेके पूरी यहां तक थी ना, ये था फुट ऑफ द बिल्डिंग और ये था टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, और मुझे मालूम है जो इस बंदे की हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो इतनी हाइट तो 1.5 मीटर है ना। ठीक है, और मेरे लिए ट्राइंगल कौन सा है भाई जिस पर मैं फोकस कर रहा हूं, एक ये ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो मुझे चाहे ये ट्राइंगल की बात हो चाहे बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो, बेस तो मुझे यही चाहिए ए से लेके बी तक। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ए बी लेंथ आ जाएगी, बताओ। तो यहां पर लिख देता हूं ए बी लेंथ जो है वो 30 में से 1.5 माइनस करनी पड़ेगी। 30 में से एक गया 29, 29 में से 0.5 और निकाल दो, कितना आ गया 28.5 मीटर। ठीक है, तो चलो यहां पर परपेंडिकुलर यानी ए से लेके बी तक, और ए से लेके बी तक कितना है बेटा 28.5, और बेस कितना है बी से लेके डी तक, जो नहीं मालूम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बी से लेके डी तक। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 मालूम है आपको, ये आ गया 28.5 और ये आ गया बेटा BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD कितना आ गया बोलो, BD आ गया 28.5 और ये √3 मीटर, ये आ गई BD लेंथ। ठीक है, अब आओ दूसरे ट्राइंगल के अंदर छोटे वाले में, इन ट्राइंगल ABC, यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल किस पे, अगेन B पे, लिखना चाहो मत लिखो। A से लेके B तक परपेंडिकुलर और B से लेके C तक क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan थीटा मतलब tan 60, परपेंडिकुलर A से B तक, अगेन A से B तक आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 28.5, और बेस कितना है बेटा B से लेके C तक हमने BC ही रहने दिया, tan 60 √3 होता है, यह आ गया BC, यह आ गया कितना 28.5 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इधर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो BC लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये BD लेंथ आ गई, ये BC। अब ये बेटा देखो ये ऐसा करो, आप हाथ क्या से रैशनलाइज मार दो क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में है ना। ठीक है, तो जब ये रैशनलाइज मारा तो क्या आ गया ऊपर 28.5 √3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 3 से काट दो, 3 दिन 27, इधर गया 5, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 5 से 15, तो 9.5 आ गया ना। ठीक है, तो ये आ गया बेटा कितना 9.5 √3 मीटर, ये लेंथ ये आ गई BD और ये BC लेंथ ये आ गई BD आ गई। अब x निकालना है, x तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, जो x है जो डिस्टेंस उसने वॉक किया वो क्या आ जाएगा BD लेंथ में से, यानी 28.5 √3 में से आप 9.5 √3 माइनस कर दो। ठीक है, यानी इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो 0.5 में से 0.5 हटा दो, 28 में से 9 हो गया, कितना बचा 28 में से हट गया 20 और एक और निकाल दो 19 √3 मीटर। तो उसने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस मूव किया भाई 19 √3। ठीक है, और अगर आप चाहो तो √3 की जगह 1.7 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज √3 में भी आंसर छोड़ा जा सकता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, देखो ध्यान से।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर विच इज फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। तो यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं तो उसके टॉप पे टावर होता है, देखा है ना, बहुत सारे घरों में छत पे टावर है। तो वही सीन है यहाँ पर। मान लो ये बिल्डिंग है बेटा, ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो टावर हमने मान लो ये बना लिया टावर, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने, ये एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये अच्छा टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर, यहां से यहां तक की हाइट है 20 मीटर बिल्डिंग की, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, तो इस पॉइंट से किसे देखा हमने, इस पॉइंट से पहले हमने टावर के बॉटम को देखा, ये टावर का बॉटम है, ये टावर का टॉप है, सिंपल सी बात। तो इस पॉइंट से हमने टावर के बॉटम को देखा और एक बार थोड़ा सा और ऊपर देखा टावर के टॉप को। तो जाहिर सी बात है जब आप टावर के बॉटम को देखोगे तो लाइन ऑफ विजन ये हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और रेफरेंस तो भाई ग्राउंड ही है, क्योंकि हाइट ऑफ द बॉय या हाइट ऑफ द गर्ल नहीं दे रखी, इस पर्सन की हाइट नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि कह रखा है भाई 45 डिग्री है। अब क्या हुआ, आपने इसी टावर के टॉप को इसी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, जाहिर सी बात थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, लिखा हुआ है आर 45 एंड 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर निकालना है, यानी इस टावर की हाइट निकालनी है, जो कि बताओ एक्स सपोज कर लेते हैं, जो कि यहां से यहां तक होगा, सिर्फ रेड वाली लाइन, ठीक है। तो अगर आप मुझे ये बता दो कि यहां कितने राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ही देखना है, तो भाई एक तो कंप्लीट राइट ट्राइंगल है, चलो नाम दे देते हैं ए बी और ये पूरा पॉइंट सी, एक तो ये राइट ट्राइंगल है, और एक राइट ट्राइंगल है ए बी और यहां तक सिर्फ डी पॉइंट, यहां मान लेते हैं डी, ए बी डी, ठीक है। तो अगेन वही सेम चीज, अगर बी से लेके सी तक की लेंथ निकाल ली जाए, ठीक है, और बी से लेके डी तक की लेंथ ऑलरेडी मालूम है 20, तो क्या कर सकते हैं, बीसी लेंथ में से बीडी लेंथ माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एक्स निकालना है तो आपको बीसी लेंथ, यानी टोटल लेंथ है बीसी, उसमें से बीडी लेंथ जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑलरेडी दे रखी है माइनस कर दो, सिंपल एक्स आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अच्छे से। अब चलो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, क्योंकि मुझे बीसी लेंथ निकालनी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बीसी तो भाई परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है इसका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कनेक्ट करते हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कौन सा एंगल लेंगे 60 डिग्री ना, क्योंकि बड़ा वाला राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल भी बड़ा वाला 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी से लेके सी तक, और बेस क्या है ए से लेके बी तक, ठीक है भाई। ना हमें बीसी लेंथ मालूम ना हमें ए बी लेंथ मालूम, कोई बात नहीं, tan 60 की वैल्यू √3 याद है वो लिख दो, ठीक है। बीसी लेंथ नहीं मालूम और ए बी नहीं मालूम, तो ऐसे कर सकते हैं कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बीसी लेंथ ए बी के टर्म्स में आ जाएगी, ए बी इंटू √3, बीसी लेंथ ए बी √3 आ गई, सही है। अच्छा अब जरा छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल कितना दिख रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीडी लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर, और बीसी लेंथ है वो ये वाली लेंथ है ए बी, बेटा ये नहीं मालूम, कोई बात नहीं, देखो बीडी लेंथ 20 मीटर है, tan 45 1, बीडी के tan 45 1, हाँ बीडी कितना है बेटा 20 अपॉन ए बी, तो इस तरीके से आपने ए बी कितना निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 मीटर, ए बी लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। अब आपके पास ए बी लेंथ आ गई तो बीसी लेंथ क्या जाएगी, ए बी यहां रख दो इस वाले इक्वेशन के अंदर, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ भी सपोज कर लो इसे, और यहां से आप बीसी लेंथ निकाल सकते हैं बेटा कितना 20 √3 मीटर।
क्या किया हमने, ए बी की वैल्यू जो 20 निकाली है वो हमने यहाँ पुट कर दी, बी सी लेंथ आ गई। बस अब x निकालना है, तो x के लिए हमारे पास है कि भाई 20√3 में से 20 माइनस कर दो, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 ले लो कॉमन, क्या बचा बेटा, √3 - 1 और मीटर। तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है ऑप्शन मैच करवाने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 रख दो, -1, ठीक है, 1.73 में से 1 निकाल दो, तो 0.73 खाली बच जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 20 × 0.73। अब 2 को 73 से मल्टीप्लाई कर लो, एक 0 लगाओ, फिर डेसिमल हटा के, तो वहां से एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 20 ब्रैकेट में √3 - 1 ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री। और निकालना है हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बेटा पेडेस्टल कहते हैं जो स्टैंड होता है ना, जिसपे स्टैचू रखा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। देखो मैं बनाता हूं, मान लो बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये आपका पेडेस्टल है, सही है, जिसपे स्टैचू स्टैंड है, रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पेडेस्टल हो गया और मान लो ये स्टैचू है, किसी भी पर्सन का स्टैचू मान लेते हैं, ये स्टैचू है, ठीक है, ये रेड वाली लाइन जो है, ठीक है। यहां पर जो स्टैचू की हाइट दे रखी है बेटा वो है 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड तो यही बनाया था, अब इसी पे कहीं पॉइंट मानना पड़ेगा आपको। चलो हम मान लेते हैं यहां पर, कुछ हमें बताया तो नहीं है कितने डिस्टेंस पे यहां से, तो हमने मान लिया ये पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, ये टॉप ऑफ द स्टैचू है, ये क्या है बेटा, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है ना, ठीक है। तो ये इसका टॉप है पेडेस्टल का और ये टॉप ऑफ द स्टैचू। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने पढ़ा रखा है आपको कि भैया ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है भाई, ये 60 डिग्री दे रखा है, सही है। उसके बाद क्या है, आगे पढ़ो। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो यहीं से हमने, चलो इससे करते हैं ड्रॉ, टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो एंगल कम हो जाएगा, हमें मालूम है, तो 45 डिग्री ये है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। चलो हमने x सपोज कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगेन कि भाई पूरी लेंथ में से अगर 1.6 मीटर माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी a b लेंथ में से अगर मैं b से लेके d तक निकालना है मुझे, तो ab में से ad माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। x निकालने के लिए क्या करोगे आप बेटा, AB में से यानी पूरी लेंथ में से 1.6 मीटर माइनस करोगे, ठीक है। अब ये आपको एक छोटा सा मैप समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे निकलना है, तो आपको AB तो निकालना पड़ेगा ना। अब AB के लिए अगेन फिर वहीं आ जाओ कि आप क्या कर सकते हो, राइट ट्राइंगल देखो बेटा, राइट ट्राइंगल ABC, एक तो ये है और ये है DBC, ठीक है, दो राइट ट्राइंगल है। तो चलो ऐसा करते हैं, हमने पहले छोटा वाला राइट ट्राइंगल लिया, वो है बेटा कहां से कहां तक, DBC तक, ठीक है। इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, DBC के अंदर देखो tan 45 डिग्री रखना पड़ेगा ना, क्योंकि छोटा वाला एंगल है। tan 45, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD अपॉन BC लेंथ, BD अपॉन BC। tan 45 की जगह लगते हो 1 और BD लेंथ है भाई नहीं मालूम, x सपोज कर रखा है हमने, और BC लेंथ भी नहीं मालूम, उसको भी हमने x। तो इस तरीके से x क्या आ गया, BC के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब जरा देखो यहां पर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला। दो ही ट्राइंगल हैं, एक बार उस वाले ट्राइंगल के अंदर छोटे वाले में और एक बार बड़े वाले के अंदर, बस tan थीटा लगाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ गया, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो देखो बेटा एंगल कितना लेना पड़ेगा आपको, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री लेना पड़ेगा ना। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, ए से लेके बी तक, और बेस है बेटा कितना, बी से लेके सी तक, ठीक है। tan 60 √3, ए से लेके बी तक नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन बी से लेके बी सी मालूम है x, बी सी लेंथ कितनी है x, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ए बी लेंथ कितनी निकाल दी, x √3, ए बी आ गया। अब वही बात कि भाई हमें तो ए बी निकालना था, ए बी लेंथ हमने यहां निकाल दी, अब भले वो x में आ जाए कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपको हमें क्या निकालना था, हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी ये निकालना है बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक यानी x निकालने के लिए मैं पूरी लेंथ a से b में से 1.6 माइनस करूंगा, सिंपल सी बात, जैसे मैंने यहां लिखा था। तो ए बी कितना आ गया, x √3, तो ये आ गया बेटा x √3 माइनस 1.6, और ये कितना है x। तो सारे x एक तरफ ले लो, कांस्टेंट नंबर एक तरफ, तो ये प्लस का 1.6 इधर भेज रहा हूं मैं, इधर आ जाएगा प्लस का बन जाएगा, और इस वाले x को उधर ले रहा हूं तो ये माइनस का x बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा आपका x √3 माइनस x इक्वल 1.6, ठीक है भाई, सिंपल। इसे इधर भेजा मैंने, माइनस का हो गया, और 1.6 को इधर ले लिया, प्लस का हो गया, ठीक है। x लो कॉमन, क्या बचा, √3 माइनस 1, ये आ गया 1.6, ठीक है। √3 माइनस 1 डिवाइड में भेज दो, तो ये आ गया बेटा कितना x, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगेन क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, रैशनलाइज करोगे तभी आंसर प्रॉपर मिलेगा। तो चलो यहां पर कर देता हूं मैं, ध्यान से देखो कितना है ये, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, x आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा ना, रैशनलाइज करेंगे, माइनस है तो +1, तो ये आ गया बेटा कितना 1.6, और ये आ गया √3 प्लस 1, ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने। और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो 1.6 अपॉन 2, और ये आया बेटा √3 प्लस 1, तो सिंपल 2 8 जा 16, यानी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, आप यहीं छोड़ सकते हो। ये लेंथ क्या आ गई आपकी पेडेस्टल की, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, √3 की वैल्यू क्या रख दो, 1.73, उसमें 1 ऐड कर दो, 2.73, 2.73 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट आंसर मीटर में आ जाएगा, लेकिन यहां भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो हमने क्या किया, ये टावर बना लिया, और चलो पहले सबसे पहले ग्राउंड का लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड का लेवल है, एक टावर और एक बिल्डिंग। अब आप कहोगे सर टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग ऊंची होगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। किसका भाई, टॉप ऑफ टावर का एंगल ज्यादा है। जब टॉप ऑफ टावर का एंगल ज्यादा है तो आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, यानी टावर की हाइट ज्यादा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आपका टावर हो जाएगा, और ये जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा, सिंपल सी बात है, वही चीज ऊंची होगी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है, ये टावर है। अब क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट भाई ये है, और टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, ठीक है। कहां से कहां तक, फुट ऑफ टावर से टॉप ऑफ बिल्डिंग तक हमने, तो ये वाला जो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट होगी बेटा, ये रेफरेंस कितना दे रखा है, 30 डिग्री, सही है। और उसके बाद कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी इस पॉइंट से लेके और टॉप ऑफ टावर तक, यानी ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और हमें टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर, तो ठीक है, यहां 50 मीटर लिख लिया। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो हमने x सपोज कर लिया अगेन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक है आपका ये वाला A B
सी, एक राइट ट्राइंगल ये है और दूसरा क्या है, मान लो ये डी पॉइंट, बी सी डी, दो राइट ट्राइंगल, एक बड़ा है और एक छोटा वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े वाले राइट ट्राइंगल के अंदर मुझे 50 मीटर ये मालूम है, ठीक है, तो मैं इससे बेस निकालूंगा। देखना, बड़े वाले राइट ट्राइंगल के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अब देखो मैं, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं tan 60, यानी पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद हो गया होगा, अब तक तो रट गया होगा, ठीक है। थीटा है भाई, बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है तो बड़ा वाला एंगल लेना पड़ेगा मुझे 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है 50 और बेस हमें नहीं मालूम, हमने बीसी लेंथ है, बीसी को बीसी रहने दिया, ठीक है। tan 60 आ गया बेटा √3, 50 अपॉन बीसी, तो ये कितना आ गया बेटा, बीसी इक्वल 50 अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 सपोज किया, इसको इससे, इसको इससे, और ये वाला इधर भेज दिया फिर, ठीक है। तो देखो ये आ गया √3। अब मैंने क्या कहा था, डेनोमिनेटर में √3, अगेन हाथ के हाथ रैशनलाइज कर लो क्योंकि यूज करना पड़ेगा रैशनलाइज, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50 √3 अपॉन 3 मीटर, ये आ गई बीसी लेंथ, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो जरा, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी परपेंडिकुलर है भाई x और बेस है b से लेके c तक, और एंगल है छोटा वाला 30 डिग्री। तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन बी सी लेंथ, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 x अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी सी इक्वल x √3, ठीक है। और बी सी की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 50 √3 अपॉन 3, तो यहां रख दो बेटा 50 √3 अपॉन 3 इक्वल x √3, सही है। √3 से √3 कट गया और x कितना आ गया, 50 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई 50/3 मीटर। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो और पॉइंट में चाहो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, लेकिन ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो क्या है, यहां पर एक रोड है, ठीक है, जो 80 मीटर चौड़ा है, और रोड के दोनों तरफ दो पोल हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा बनेगा ना, मान लो बेटा ये रोड है और इसकी रोड की विड्थ है 80 मीटर, और इसके दोनों तरफ एक पोल है, एक यहां पोल है और एक यहां पोल है, और दोनों पोल की हाइट कितनी दे रखी है, हाँ इक्वल दे रखी है, ठीक है, सही है। उसके बाद कहा गया फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, मतलब यहां पर रोड पे कोई भी एक पॉइंट सपोज करो, चाहे आप यहां करो चाहे यहां, लेकिन बीच में हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसने मिड पॉइंट नहीं बोला, अगर मिड पॉइंट बोलता तो मैं बीच में ही पॉइंट मानता। तो उसने कहा है भाई कोई रैंडम सा कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट सपोज कर लिया, ठीक है, यहां सपोज कर लिया, और कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। चलो ठीक है, तो एक बार हमने इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा, इस वाले पोल को, ठीक है, ये पोल मान लो 1, इसके टॉप को देखा, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक बार हमने इस वाले पोल के टॉप को देखा, पोल नंबर 2, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 है, एक का 30। आप मुझे बताओ 60 किसका होगा और 30 किसका होगा। जितना बिल्डिंग के आप या पोल के आप पास में होंगे उतना आपको सर ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ हमारे डायग्राम के हिसाब से ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए और ये वाला एंगल कम, क्योंकि हम ये पॉइंट इस वाले पोल के बहुत पास है। तो चलो ऐसा करो, इसे पोल 1 मान लो, इसे पोल 2, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द पोल। तो हमने सपोज कर लिया x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x, सेम ही चीज है ये, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस ये 80 मीटर वाइड है। अब देखो बेटा समझो ध्यान से, अगर मुझे ये पूरा 80 मीटर है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से यहां तक सपोज कर लूं मैं कुछ भी, मान लो y सपोज कर लूं, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 80 माइनस y। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, सिंपल सी बात। अगर ये पूरा 100 मीटर होता,
अगर मैं कहता कि ये 20 हो गया तो आप क्या कहते 100 माइनस 20, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरा 80 है, मैं कहता इधर 10 है, तो आप कहते 80 माइनस 10। तो मैंने इधर y मान लिया तो 80 माइनस वाई, क्योंकि ये पूरा कितना है बेटा 80 मीटर है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब दो राइट ट्राइंगल है साफ साफ, एक मान लो ए बी सी और एक मान लो सी डी और ई, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर, पहले इस वाले राइट ट्राइंगल में देखो ए बी और सी में, इन ट्राइंगल, या फिर ऐसा देख लो ई डी और सी में, इन ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा ईडी लेंथ है, ठीक है। और ईडी बताओ एक्स ही तो होगी, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल हैं, दोनों एक्स, तो सीधे एक्स लिखो, परपेंडिकुलर एक्स, और बेस कितना है वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan 60 क्या होता है √3 इक्वल एक्स अपॉन वाई। तो एक्स कितना आ गया √3 इंटू वाई, इसे हमने यहीं पर छोड़ दिया, ना एक्स मालूम ना वाई मालूम। दूसरा राइट ट्राइंगल है, जितने राइट ट्राइंगल है उसी के अंदर हमें खेलना, और कोई नई चीज तो हो नहीं रही इसके अंदर, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 परपेंडिकुलर कितना है ए से लेके बी तक विच इज एक्स, और बेस है बेटा बी से लेके सी तक, जो कि 80 भी नहीं है वाई भी नहीं है, क्या है 80 माइनस वाई। तो आप यहां लिखना 80 माइनस वाई, ठीक है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। tan 30 1 अपॉन √3 एक्स अपॉन 80 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3x इक्वल 80 माइनस वाई। क्लियर हो गया। अब यहां से मुझे x भी निकालना है और y भी निकालना है, यानी क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस भी पूछा है और हाइट ऑफ द पोल भी पूछा है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, x की जगह √3y पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा √3 इंटू एक्स की जगह मैं रख रहा हूं √3y इक्वल 80 माइनस वाई, ठीक है। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस वाई, माइनस वाई इधर ले लो क्या हो जाएगा प्लस वाई, जो कि 4y हो जाएगा, 3y प्लस वाई 4y इक्वल 80। तो ये आ गया 20 चौक 80, यानी ये जो पॉइंट है वो कितने दूरी पर है 20 मीटर है इस वाले पोल से, और 60 मीटर है इस वाले पोल से। ये तो आंसर आ गया एक। दूसरा आंसर है हमें हाइट। अब देखो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आप पुट कर दो क्या y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 20, x कितना है √3y, तो x इक्वल √3y विच इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये क्या है x, तो ये है हाइट ऑफ द पोल। तो लास्ट में आंसर लिख देना, हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 80 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, ठीक है। तो ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो सवाल पढ़ो, इसमें क्या है कि एक कैनाल है, ठीक है, सही है, और उसके अपोजिट साइड पे एक टावर खड़ा हुआ है। चलो बनाते हैं डायग्राम। ये कैनाल है मान लो, ठीक है, ये कैनाल है, और इसके यहां पर अपोजिट साइड पे एक टावर है, टीवी टावर, सही है, नाला टाइप का है मान लो, और यहां पर एक टीवी टावर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टावर। अब क्या हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कैनाल, यहां पर इस पॉइंट पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसने टीवी टावर के टॉप को देखा है ना, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी लाइन ऑफ साइट, और रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो आगे। अब क्या कहा गया कि अब ये 20 मीटर और बैक साइड मूव करता है 20 मीटर, ठीक है। मान लो ये 20 मीटर ऐसे मूव करा, इसने इधर मूव किया 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक ये 20 मीटर मूव करके अब ये यहां पर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। क्या पूछा गया है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। भाई कैनाल की विड्थ तो यहां से लेके यहां तक है सिर्फ, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर को मैंने x मान लिया सपोज करो, और इसको मैंने विड्थ को y मान लिया, जो कि भाई यहां से लेके सिर्फ यहां तक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ये टावर है, ये कैनाल है, ठीक है, ये बेटा कैनाल है, ध्यान से देखो, ये मैंने जो बनाया ये कैनाल है, ठीक है, और यहां पर पहले खड़ा हुआ था, उसके बाद वो पीछे 20 मीटर वापस आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं इसे। तो ऐसा करते हैं, दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए बी सी यहां तक और एक ए बी डी पूरा बड़ा वाला, ठीक है, दो राइट ट्राइंगल हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम, अगर मुझे ये वाली विड्थ निकालनी है, बेटा ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वाली विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पूरी लेंथ में से CD लेंथ माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात, 20 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो दो राइट ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, कोई सा भी ले लो आप पहले, ABC, ठीक है। तो इसमें आप देखो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा कितना है AB, विच इज इक्वल टू x सपोज किया है ना हमने, और बेस कितना है BC, ठीक है। आप y सपोज कर रखा है, y लिख लो, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x क्या आ गया √3y, इसे यहीं छोड़ दो। दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है, ABD, दूसरा राइट ट्राइंगल है ABD, इसके अंदर सेम चीज करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, और थीटा यहां पर 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बेटा A से लेके B तक जो आपने x माना है, और बेस है बेटा B से लेके D तक, तो B से लेके D तक y प्लस 20 है, ठीक, y नहीं है और 20 भी नहीं है, y यहां तक और यहां से 20, तो बेटा ये आ गया y प्लस 20, ठीक है। tan 30 क्या हो गया 1 अपॉन √3 x अपॉन y प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, √3x इक्वल y प्लस 20, क्या चाहिए मुझे, x की वैल्यू। देखो दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब बेटा x की वैल्यू √3y है ना, तो यहां पर √3y पुट कर रहा हूं, तो ऐसे लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2, तो x √3y रखो यहां पर, √3y इक्वल y प्लस 20, ठीक है भाई। तो √3 इंटू √3 3y प्लस 20, y इधर भेज दो, 3y माइनस y 2y, तो ये आ गया बेटा 2y इक्वल 20, और y कितना आ गया 10, और क्या था ये मीटर में था ना, तो ये मीटर हो गया। तो इस तरीके से y जो है विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, इस कैनाल की विड्थ कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है, यानी जो कैनाल था वो 10 मीटर का था, और वो इस वाले किनारे पे लड़का खड़ा हुआ था, फिर वो 20 मीटर और पीछे आ गया, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है, टावर की हाइट। टावर की हाइट के लिए सिंपल देखो, x बराबर √3y है, y आप निकाल चुके, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो आंसर आ जाएगा। तो देखो आपने x बराबर √3y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, y कितना आ गया 10, तो 10 √3 मीटर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें पुट कर दिया, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कैनाल है, एक कैनाल के एक बैंक पे, एक किनारे पे आपका टीवी टावर था, एक पे ये लड़का खड़ा था, इसने टीवी टावर के पहले टॉप को देखा, फिर थोड़ा और पीछे हुआ, 20 मीटर पीछे खिसका, फिर देखा उसी टॉप को, और एंगल ये दे रखे, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहां पर क्या है बेटा, एक टावर है, ठीक है, ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया। अब इस टावर को कहां से देखा गया है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत पे से, उस बिल्डिंग के टॉप पे से देखा गया है, ठीक है, और एक बार टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया, ये लाइन ऑफ साइट, और एक बार यहीं बैठे बैठे यहां पर ऑब्जर्वर है और उसने टावर के फुट को ऑब्जर्व किया, ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो देखो जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है वहीं पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, सिंपल सी लाइन, ठीक है। अब देखो ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री, और जब डाउनवर्ड देखा तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या पूछा गया है हमें, हाइट ऑफ द टावर। टावर भाई यहां से लेके पूरा ये है
हाइट ऑफ द टावर तो यही है ना पूरा, और बिल्डिंग है 7 मीटर की, और बिल्डिंग ये है 7 मीटर की। सही है। आप मुझे बताओ अगर ये 7 है तो क्या ये 7 नहीं होगा क्या? ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक तो भाई 7 होगा, इतना मालूम है। ठीक है, रिमेनिंग लेंथ और निकल जाए तो ऐसा करते हैं, इसको नाम देते हैं पहले ए बी और सी ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी, और ये चलो मैं ई पॉइंट मान ले रहा हूं, इसे एफ मान ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर ये 45 डिग्री है तो देखो ये उल्टा जेड बनना है ऐसे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल के अंदर, कौन सा राइट ट्राइंगल? ये वाला राइट ट्राइंगल। ठीक है, यानी सी ई एफ। ठीक है, ध्यान दो, राइट ट्राइंगल सी ई एफ। सी ई एफ के अंदर मैं लगा सकता हूं क्या? tan 45। बेटा tan 45 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 है और बेस क्या है? ई एफ, तो 7 अपॉन ई एफ। ठीक है, tan 45 1 होता है, तो इस तरीके से ई एफ कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। अब मुझे बताओ अगर भाई ये भी 7 मीटर है तो ये भी 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये 7 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लो ए बी सी, राइट ट्राइंगल दूसरा लो ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी के अंदर परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बेटा यहां से लेके यहां तक बी सी, जो कि 7 मीटर है, और एंगल है 60 डिग्री। तो tan 60, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। बी सी की जगह 7 मीटर लिख दूं, सिंपल, जो ई एफ है वही बी सी है और दोनों 7 मीटर है। ठीक है, तो tan 60 हो गया बेटा √3, ए बी अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी कितना आ गया? 7√3 मीटर। ए बी लेंथ आ गई और हमारे पास एफ बी लेंथ भी है, इसका मतलब टोटल हाइट अगर निकालनी है आपको तो ए बी प्लस बी एफ लेंथ। ठीक है, और ए बी कितना आ गया बेटा? 7√3, और बी एफ कितना आ गया? 7 ले लो कॉमन, √3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से हाइट सिंपल निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from sea level, angle of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। देखो बेटा यहाँ क्या है, ये लाइट हाउस के बारे में आपने सुना होगा, समंदर है ये। ठीक है, समंदर सी, उसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लाइट हाउस लगे होते हैं, यानी एक बहुत बड़ा मान लो पोल सा है, ऊपर लाइट लगी है और वो लाइट जो है वो रिवॉल्व करती हैं। उससे क्या होता है, मान लो वो लाइट, उसमें रेड लाइट ग्रीन लाइट सिग्नल्स होते हैं, तो वो रेड लाइट अगर किसी पर्टिकुलर उस पे एरिया पे पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, वो डेंजर वाला साइन होता है कि भाई हाँ इसके नीचे कोई रॉक होगी या कोई और खतरनाक चीज होगी, तो वहां से अपने शिप को आप टर्न कर लें। इस तरीके का सिंबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या हुआ, लाइट हाउस है यहाँ पर। ठीक है, लाइट हाउस हमने ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पर लाइट लगी होंगी, रिवॉल्व कर रही होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ उसके आगे, angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the others on the same side। तो भाई लाइट, ये सी लेवल है बेटा, ये क्या है, सी लेवल। ठीक है, और दोनों शिप क्या है, एक ही साइड पर है, ऑन द सेम साइड लिखा हुआ है साफ साफ। तो मान लो एक शिप यहां पर है, सही है, और दूसरी शिप मान लो यहां पर है, ऑन द सेम साइड, एंड वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ठीक है, तो मान लो एक शिप यहां पर है और दूसरी शिप यहां पर है। ठीक है, और क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहां से लाइट आई होगी, इस पे लाइट पड़ी होगी, इस वाली शिप पे। इसी तरीके से दूसरी शिप को देखा गया होगा यहां से, ये वहां से लाइट इधर पड़ी होगी। ठीक है, ये मान लो बेटा शिप नंबर 1 है और ये शिप नंबर 2 है। ठीक है, और ये लाइट हाउस है आपका, और एक लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 75 मीटर। क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा, यानी यही निकालना है x, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 30 एंड 45। अब देखो समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ साइट तो ये आ गई और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगी,
जहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहीं से है ना, क्योंकि लाइट यहीं से आ रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन हो गई। तो यहां से नीचे वाले के लिए, शिप नंबर फर्स्ट के लिए एक एंगल हो गया, और शिप नंबर 2 के लिए दूसरा एंगल। सिंपल। तो जो छोटा एंगल है भाई वो 30 डिग्री होगा, और जो बड़ा एंगल है वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बिल्कुल ये पैरेलल ड्रॉ करी है ना, तो ये एक जेड बनना है ऐसे करके। तो क्योंकि ये वाला 45 है, तो अंदर वाला भी एंगल 45 होगा, नहीं होगा, ये वाला 45, और ऐसे देखो ये वाला जेड ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 30 है, तो बेटा ये भी 30 होगा, ठीक है। हमने अपने ट्राइंगल के अंदर एंगल फाइंड कर लिए, इस ट्राइंगल के अंदर आ गए। अब हम, हमारे पास दो ट्राइंगल है, देखो मैं नेम दे रहा हूं। पहला राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और दूसरा राइट ट्राइंगल है बेटा AB और D। दो राइट ट्राइंगल है, सेम चीज करनी है आपको, दोनों राइट ट्राइंगल है। पहले एक राइट ट्राइंगल ले लो ABC, राइट ट्राइंगल ABC के अंदर हमें 10 एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर, चलो मैं थीटा लिख देता हूं यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। तो थीटा तो भाई 45 डिग्री है, AB लेंथ कितनी है 75 मीटर, और BC लेंथ क्या है नहीं मालूम, तो ये होता है 175 अपॉन BC लेंथ। तो यहां से BC लेंथ कितनी आ गई, 75 मीटर, ठीक है। अब मुझे अगर x निकालना है, तो मुझे पूरी लेंथ यानी BD लेंथ में से BC लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, सही है। तो मैं क्या करता हूं, बड़ा वाला राइट ट्राइंगल लेता हूं, AB और D वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, एंगल कितना है यहां पर बेटा 30 डिग्री। तो 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो लिख दो, परपेंडिकुलर है A से लेके B तक जो कि 75 है, और बेस क्या है B से लेके D तक, ठीक है। तो 10 30 डिग्री आ गया, थीटा की जगह 30 रख दिया, 75 अपॉन BD, तो 30 कितना होता है 1/√3 होता है। तो इस तरीके से BD लेंथ आ गई कितना 75 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, BD लेंथ आ गई और BC लेंथ भी आ गई। तो क्या कर दें, x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल BD लेंथ में से BC लेंथ को माइनस कर दो। BD लेंथ यानी पूरी लेंथ कितनी आ गई बेटा 75√3 माइनस ये कितना है 75, यहां भी 75 है, यहां भी 75 है, कॉमन ले लें सिंपल, क्या बचा √3 माइनस 1। तो आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको फर्दर करना है, एंट्रेंस के लिए ऑप्शन मैच करवाने हैं, तो देखो ऐसे रखते हैं, 1.73 रख दिया मैंने, 1.73 में से 1 निकाल दो 0.73, इसको मल्टीप्लाई करो और यहां पर आंसर आ जाएगा मीटर में एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो इसका फिगर एग्जाम में दे रखा है, कभी कभी क्या होता है फिगर नहीं दे रखा होता है एग्जाम में, तो क्या करेंगे सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये लड़की है भाई, ठीक है, ये है लड़की, सही है, और बलून उड़ रहा है कहीं पर, ये बलून है मान लो, यहां उड़ रहा है बलून, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी अगर मैं बलून एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है ना, ऐसा कहा गया है, तो ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी हाइट दे रखी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। अब क्या हुआ, इस लड़की ने ऑब्जर्व किया बैलून को, ठीक है, मान लो बैलून और पास में कर लेते हैं ताकि डायग्राम सही बन जाए। मान लो पहले बैलून यहां पर था, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, तो क्या हुआ भाई, इसके आंख से लेके और यहां तक लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑब्जर्वेशन होता है उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इस पॉइंट पे बैलून है, तो ये वाला एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री दे रखा है पहला,
फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, ये किधर जा रहा है भाई, ये इधर ही जा रहा है ऐसे आगे। मान लो थोड़ी देर बाद, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम बाद बलून यहां पर आ गया। अब दोबारा इसी लड़की ने दोबारा ऑब्जर्व किया इसे ऐसे करके, इसे और कोई काम नहीं है, बैलून देख रही है, छोटी बच्ची है, ठीक है। तो अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे आप तो बेटा ये हो गया ना सिंपल 30 डिग्री, ठीक है। आप अभी मत सोचना कि 30 डिग्री ज्यादा है, कैसे नहीं भाई, जितना पास में होगा उतना ही ऊपर देखना पड़ेगा। तो 60 डिग्री ये ज्यादा है एंगल, और ये मैंने आगे बढ़ा के बनाया है ना, ऐसे तो यहां बना दूंगा आप 70 डिग्री कह दोगे, ऐसे थोड़ी है। एंगल 30 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। ये एक ट्राइंगल बन गया, आपको दिख रहा है ए बी और सी। इस ट्राइंगल में देखो ये 1.2 मीटर है, यानी पूरी लेंथ 88.2 है। तो क्या 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो ए बी लेंथ मालूम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है 88.2, और यहां से यहां तक बताओ ये जो 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, होगा नहीं होगा 1.2, सिंपल। तो 88.2 में से 1.2 निकाल दो, 87 मीटर आ गया, यानी ए बी लेंथ कितनी आ गई 87 मीटर। अब मुझे बी सी लेंथ निकालना है, और ट्राइंगल में एंगल मुझे मालूम है 30 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ए बी सी, ए बी सी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह मैंने हाथ क्या 30 डिग्री रख दिया, परपेंडिकुलर है ए से लेके बी तक जो कि 87 है, और बेस है बेटा बी से लेके सी तक। 30 डिग्री 1/√3 होता है, 87 अपॉन बी सी। यहां से बी सी लेंथ आ गई कितना 87√3 मीटर। अब क्या निकालना है मुझे, एक्चुअल में निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है, ये बी से लेके डी तक की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब बी से लेके डी तक की लेंथ के लिए आपको सोचो, मैं एक बार बी से लेके सी तक की लेंथ निकाल ली मैंने, अब सी से लेके डी तक की लेंथ निकाल दूंगा। अब जब सी से लेके डी तक की लेंथ निकालनी है तो मुझे ट्राइंगल ई डी सी देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल ई डी सी, देखो दो ही राइट ट्राइंगल है यहां पर, एक है बेटा ए बी सी और एक है ई डी सी, तो वही दो राइट ट्राइंगल दोनों में लगाना एक एक बार। तो राइट ट्राइंगल ई डी सी में देखो बेटा एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ई से लेके डी तक जो कि 87 ही है, क्योंकि ए बी ई डी सब बराबर है 87, और बेस क्या है सी से लेके डी तक बेस है ये 1060 होता है √3, 87 अपॉन सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये आ गया सी डी इक्वल 87 अपॉन √3। हाथ क्या रेशनलाइज कर दो इसे, तो जब करोगे तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ गया बेटा 87√3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, ठीक है, 3 दूनी 6 और इधर कितना हुआ 27, हाँ ठीक है 29√3 मीटर, ठीक है। अब यहां पर सी डी लेंथ मालूम है, बस अब डिस्टेंस निकाल दो। क्या करना होगा भाई, पूरी लेंथ कितनी थी बी डी, ठीक है, बी डी लेंथ में से और सी डी लेंथ माइनस कर दिया, यानी बी डी लेंथ, सॉरी बी डी कह रहा हूं कितना, बी सी लेंथ, पूरी बी सी कितना है 87√3, उसमें से बी डी सी डी लेंथ कितना है बेटा 29√3। आ गया होगा समझ में, 7 में 17 में से 9 हो गया 8, और ये कितना 7 में से 2 हो गया 9, ठीक है, ओ सॉरी 9 कह रहा हूँ 5, ठीक है, 17 में से 9 हो गया 8, ये बचा 7, 7 में से 2 हो गया 5, 58√3 मीटर। समझ में आ गया। देखो डायग्राम बुक में दे रखा है किसी तरीके से, अगर डायग्राम नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात एक ही है, बस दो राइट ट्राइंगल पहचानने हैं आपको, ए बी सी और ई डी सी, दो राइट ट्राइंगल पहचाना, दोनों में एक बार यहां पर 10 लगाया मैंने, यहां से बी सी लेंथ यानी पूरी लेंथ मालूम हो गई यहां से यहां तक, और एक बार दूसरे ट्राइंगल में मैंने 10 लगाया, मुझे सी डी लेंथ मालूम हो गई, और दोनों को माइनस कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, पूरी एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखना, अच्छी से समझना क्या है इसमें। तो क्या है बेटा, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यानी एक हाईवे बनाया और एक टावर है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे, भाई ये हाईवे है,
लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, ये जाहिर सी बात है इसका फुट है और ये टॉप है, ठीक है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है जो यहां पर खड़ा हुआ है भाई, ठीक है। ये मैंने जो डॉट बनाया है समझ लो ये मैन है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है? 30 डिग्री। यहां बैठ के उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, जो कार विच इज अप्रोचिंग फॉर टू द फुट ऑफ टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो क्या बेटा, मान लो ये कार है यहां पर और ये कार अप्रोच कर रही है कहां पर? फुट ऑफ टावर की तरफ, इधर जा रही है भाई टावर के फुट की तरफ। और इस आदमी ने इस कार को ऑब्जर्व किया, तो हमने उसका लाइन ऑफ साइट ऐसे ड्रॉ कर दी। ऊपर से देखा गया तो मैंने एरो नीचे की तरफ किया है, ठीक है। ये हो गया लाइन ऑफ साइट विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इस कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब क्या हुआ? 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज 60 डिग्री। अब खुद सोचो, अभी तो ये 30 डिग्री रखा है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ कहां पर होगा? लाइन ऑफ साइट ये हो गया, रेफरेंस लाइन आपको यहां ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहां पर ड्रॉ करते हैं? जहां भी ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट होता है वहां पर रेफरेंस लाइन। तो आदमी यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो रेफरेंस लाइन भी यहीं से ड्रॉ की जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और रेफरेंस लाइन से लाइन ऑफ साइट की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये डाउनवर्ड हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दे रखा था? 30 डिग्री, सही है। अब ये कार यहां से 6 सेकंड के बाद मान लो इस पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद ये आदमी दोबारा सेम कार को ऑब्जर्व करता है, यानी लाइन ऑफ साइट ये हो गया। रेफरेंस तो भाई ये क्योंकि सेम पॉइंट पे बैठा हुआ है तो रेफरेंस यही है, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कितना हो गया? जाहिर सी बात है जितना पास में आ जाएगी उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा, 60 डिग्री लिखा भी है। अब पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। भाई यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम और लगा? इस पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, इस पॉइंट से और यहां तक आने में 6 सेकंड लगे हैं, ठीक है। अब यहां से और यहां तक आने में कितना टाइम और लगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, यहां 2 राइट ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। नेमिंग करते हैं, चलो। ए और बी सी, एक राइट ट्राइंगल ये है, दूसरा राइट ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। 2 राइट ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल जरा ध्यान दो बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है अगर, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो ये जेड बनना है, ये जेड, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसी तरीके से ये देखो छोटा वाला 30 डिग्री है जो कि यहां से है कार की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। चलो यहां बनाते हैं, ये 30 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब राइट ट्राइंगल में लिखते हैं, चलो यहां पर इन 2 राइट ट्राइंगल, दोनों को एक करके ले लेते हैं, ठीक है। मुझे निकालना क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा वो निकालना है। अब मुझे आप बात बताओ एक चीज, अगर मान लो एक राइट ट्राइंगल है ये, ठीक है, अगर मुझे ये वाली लेंथ मालूम है, ये वाली लेंथ मालूम हो जाए पूरी, ये वाली लेंथ मालूम हो जाए, तभी तो मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। क्या अगर मुझे डिस्टेंस नहीं मालूम, मान लो टाइम मालूम है यहां से यहां तक का टाइम, तो टाइम थोड़ी यूनिट है, टाइम लेंथ थोड़ी बताती है। टाइम क्या है भाई? यहां से यहां तक का टाइम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस चाहिए ना मैं, क्योंकि डिस्टेंस ही तो इस ट्राइंगल की लेंथ बताएगी। बात सही है नहीं भाई? टाइम यहां से लेके 6 सेकंड लगा या 9 सेकंड लगा या 3 सेकंड लगा, उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए इस ट्राइंगल की लेंथ। लेंथ का मतलब डिस्टेंस। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर? डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सी बात। तो चलो मान लेते हैं कि ये वाली कार, लेट स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। क्या लिख लिया हमने? मान लिया भैया ये कार v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v स्पीड से, ठीक है।
अगर ये कार v स्पीड से ट्रेवल करिए तो आप बताओ मुझे d से लेके c का डिस्टेंस, d से लेके c का डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड v है और d से लेके c तक जाने में 6 सेकंड लगे, तो क्या ये 6v नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात। यानी भाई ये डिस्टेंस जो है वो 6 इंटू वी आ गया। अब c से लेके b तक का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। अब c से लेके b तक का डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां लिख लें, सपोज कर लेना लेट टाइम टेकन फ्रॉम c टू b, फ्रॉम c टू b t सेकेंड्स। सपोज कर लिया हमने, दो चीजें सपोज करिए, स्पीड हमने v मीटर पर सेकंड मान लिया और टाइम कहां से कहां तक, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक हमने t सेकंड मान लिया। स्पीड तो पूरे रास्ते की यूनिफॉर्म कही गई है क्योंकि v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड v है और टाइम हमने t माना है। तो क्या c से लेके b तक का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम यानी v इंटू टी नहीं आ गया? ये डिस्टेंस मालूम हो गया आपको v इंटू टी, ठीक है। अब आपको दोनों डिस्टेंस मालूम होंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों राइट ट्राइंगल में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री लगा दें। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बताओ ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस, और थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए से लेके बी तक, और बेस क्या है, बी से लेके सी तक, ठीक है। tan 60 √3 होता है। ए बी नहीं मालूम, बी सी को मैंने निकाला है डिस्टेंस v इंटू टी, जो कि मैं वी टी सिंपल लिख रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया बेटा कितना, √3 इंटू वी टी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा राइट ट्राइंगल देखो, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस राइट ट्राइंगल में ध्यान से देखो, tan 30, क्योंकि एंगल बेटा बड़े वाले राइट ट्राइंगल का 30 है ना, परपेंडिकुलर सेम है ए से लेके बी तक, बेस बेटा बी से लेके डी तक हो गया। अब बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो वी टी प्लस 6v है, बी से लेके सी तक वी टी डिस्टेंस है और सी से लेके डी तक 6v है, तो मैं डायरेक्टली 6v प्लस वी टी लिख सकता हूं, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ये हो गया बेटा ए बी अपॉन 6v प्लस वी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6v प्लस वी टी को 1 से किया तो ये आ गया 6v, ये आ गया 6v प्लस वी टी इक्वल ए बी का √3 से किया, ए बी इंटू √3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन यहां पर है ए बी इक्वल √3 वी टी, और वहां पर वो आ गया, तो क्या ए बी की वैल्यू √3 इंटू वी टी वहां पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे सपोज करना इक्वेशन नंबर सेकंड, ये लिख लेना। अब देखो 6v प्लस वी टी इक्वल ए बी, ए बी की जगह लिखने वाला हूं बेटा √3 वी टी, ए बी की जगह आ गया √3 वी टी, सही है। और ए बी के अलावा, ए बी की जगह तो मैंने ये लिखा है √3 वी टी, लेकिन √3 एक और है ना, इंटू √3, बताओ समझ में आ गया। तो √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3, ये आ गया बेटा 6v प्लस वी टी इक्वल 3v टी, सही है। ये आ गया 6v इक्वल 3vt माइनस वी टी, 2vt, वी टी उधर भेज दो, 3vt माइनस वी टी 2vt हो गया, v से v उड़ा दो और 2/6 को इधर करो डिवाइड, 2 3 जा 6, तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, कितना आ गया 3 सेकंड। यानी C से लेके B तक का जो टाइम हमने सपोज किया था वो t सेकंड सपोज किया था, और t की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी 3। तो अगर तुमसे सवाल ये पूछा जाए कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी से अगर पूछेगा तो ध्यान से देना, डी से लेके सी तक 6 सेकंड और सी से लेके बी तक 3 सेकंड, तो टोटल 9 सेकंड हो गए। लेकिन जो एनसीईआरटी में पूछा गया है वो सिर्फ ये पूछा है टाइम टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट सी टू द फुट ऑफ टावर, तो सिर्फ 3 सेकंड आंसर होगा, ठीक है। तो इसे सही से समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16,
बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान से देखो जरा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं ना, कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये ग्राउंड है और ये टावर है, सही है। अब क्या हुआ बेटा, टॉप ऑफ टावर और फुट ऑफ टावर साफ साफ दिख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। भाई बेस ऑफ टावर तो यही है, एक बार हमने यहां से 4 मीटर का डिस्टेंस देखा ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, यानी बेस ऑफ टावर से ही कहा गया है, तो बेस ऑफ टावर से 9 मीटर, ठीक है। इस वाले पॉइंट से 9 मीटर नहीं है, बेस ऑफ टावर से 9 मीटर है, ठीक है। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का। तो यहां से 2 बार हमने ऑब्जर्व किया, ये हो गई फर्स्ट लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा ये वाला लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन तो जानते हो भाई, ये रेफरेंस लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हो गया, यही तो हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ये लाइन ऑफ साइट, ये रेफरेंस लाइन, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कहा गया दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये 60 मान लूं मैं तो ये 30 हो जाएगा, ये 70 डिग्री मान लूं तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप 70 30 थोड़ी मानेंगे, तो मैंने क्या किया, इसे थीटा मान लिया, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या, सही, जितना आपने इसको माना है माइनस कर देंगे 90 में से ये वाला हो जाएगा। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो ट्राइंगल के फौरन नेमिंग कर दो, ए बी सी और डी, ठीक है। 2 राइट ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो बेटा परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है बी सी लेंथ, और एंगल कितना है थीटा, तो टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ही होता है ना। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है बी सी, और बी सी को मैंने 4 लिख रखा है, कोई मसला नहीं है क्योंकि 4 दे रखा है यहाँ पर, तो टेन थीटा आ गया ए बी अपॉन 4, ठीक है। चलो अभी हमने इस वाले इक्वेशन को यहीं पर छोड़ दिया। दूसरा राइट ट्राइंगल देखो बेटा, ये है ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखना, अगेन टेन थीटा, लेकिन थीटा यहां पर बेटा 90 माइनस थीटा वैल्यू है, तो जो कुछ है वो एज इट इज लिख दो आप। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है भाई बी से लेके डी तक, जो कि 9 मीटर साफ साफ दे रखा है, बेस ऑफ टावर से दे रखी थी हाइट 9, ठीक है। अब मुझे बताओ टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, यानी जहां लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा, वहां पर आप कॉट थीटा लिख सकते हो, क्योंकि टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जहां टेन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है वहां पर कॉट थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहां पर टेन 90 माइनस थीटा है तो मैंने कॉट थीटा लिख दिया, ये आ गया बेटा ए बी अपॉन 9। टेन की 2 बातें याद रखना, टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर थीटा है तो यहां भी थीटा होगा रेसिप्रोकल के केस में, यहां कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री वाला खेल, ठीक है। तो देखो जहां कॉट थीटा आ गया तो अगेन मैं इसको 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं, इक्वल ए बी अपॉन 9। अब देखो यहां पर बेटा टेन ए बी अपॉन 4 है, यहां 1 अपॉन टेन ए बी अपॉन 9 है, मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन टेन को मैंने 10 अपॉन 1 कर दिया और ए बी अपॉन 9 को 9 अपॉन ए बी कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, 10 इक्वल ए बी अपॉन 4, 10 इक्वल 9 अपॉन ए बी, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन इक्वेट ए बी अपॉन 4 और 9 अपॉन ए बी। बात समझ में आई क्यों, क्योंकि भाई यहां भी 10 इक्वल 9 अपॉन ए बी है, यहां भी 10 इक्वल ए बी अपॉन 4, यानी दोनों भाई इक्वल है आपस में, तो हमने इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए बी का स्क्वायर इक्वल 9 4 जा 36, ए बी रूट में लगा दो उधर जाके, 36 का रूट 6, ए बी क्या था, यही तो था हाइट ऑफ टावर, ठीक है, यानी हाइट क्या आ गई 6 मीटर।
सिंपल सी बात है बेटा, 9 इंटू 4 36, 36 का रूट 6, ठीक है। अगर मान लो ये होता 7 इंटू 7 होता तो अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 मीटर। खैर इस पे मैं एक आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन भी कराऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखना। और मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सारी एक्सप्लेन कर दी, इसे आप देखो अच्छे से समझो।